राज्यसभा चुनाव की शुरुआत में राजनीतिक समीकरण बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। विधानसभा में भाजपा के पास इतनी संख्या थी कि वो 2 सीट आसानी से जीत सकती थी, जबकि कांग्रेस के लिए 1 सीट लगभग सुनिश्चित मानी जा रही थी। लेकिन तभी भाजपा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे चुनाव को अप्रत्याशित बना दिया। पार्टी ने तीसरे उम्मीदवार के रूप में महेश केवट को मैदान में उतार दिया। कांग्रेस ने भी इस संभावना को गंभीरता से लिया और संभावित क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए अपने विधायकों को कर्नाटक के एक रिसोर्ट में भेज दिया। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया गया। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इंडिया थिंग्स में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राज्यसभा चुनाव के लिए। भारतीय राजनीति में आपको पता है, अवसर चुनावी जीत केवल संख्या बल से तय नहीं होता है, बल्कि स्ट्रैटेजी, टाइमिंग और नियमों की गहरी समझी भी परिणामों को प्रभावित करती है। अब मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव में हर रोज बदलते समीकरण ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि राजनीति केवल वोटों का खेल नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रबंधन और दूरदृष्टि की भी परीक्षा है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने न केवल अपनी 2 सीटों को बचाए रखने में सफलता प्राप्त की, बल्कि सिचुएशंस को इस प्रकार मोड़ा कि तीसरे सीट भी अब उसकी खाते में चली गई। इस पूरे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की राजनीतिक रणनीति का चर्चा का केंद्र में ला दिया है उनको। राज्यसभा चुनाव की शुरुआत में राजनीतिक समीकरण बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। विधानसभा में भाजपा के पास इतनी संख्या थी कि वो 2 सीट आसानी से जीत सकती थी, जबकि कांग्रेस के लिए 1 सीट लगभग सुनिश्चित मानी जा रही थी। राजनीतिक पर्यवेक्षक इस परिणाम को स्वाभाविक मानकर चल रहे थे, लेकिन तभी भाजपा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे चुनाव को अप्रत्याशित बना दिया। पार्टी ने तीसरे उम्मीदवार के रूप में महेश केवट को मैदान में उतार दिया। यह फैसला पहले नजर में जोखिम भरा प्रतीत हुआ, क्योंकि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर भाजपा के लिए तीसरी सीट जीतना आसान नहीं माना जा रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने न केवल तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारा, बल्कि सार्वजनिक रूप से यह दावा भी किया कि भाजपा 3 सीटें जीतेगी। उस समय विपक्ष और कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इस आत्मविश्वास से अधिक राजनीतिक बयानबाजी माना। कांग्रेस ने भी इस संभावना को गंभीरता से लिया और संभावित क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए अपने विधायकों को कर्नाटक के एक रिसोर्ट में भेज दिया। यह कदम दर्शाता है कि कांग्रेस भाजपा की रणनीति को लेकर सतर्क थी और किसी भी प्रकार की राजनीतिक टूट-फूट की संभावना को समाप्त करना चाहती थी। लेकिन चुनाव मुकाबले का निर्णायक मोड़ मतदान से पहले ही आ गया। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया गया। भाजपा ने उनके हलफनामा में एक दीवानी मामले से संबंधित जानकारी के अपूर्ण प्रकटीकरण के और चुनाव अधिकारियों का ध्यान आकर्षण किया। इसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया के नियमों और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों के आधार पर नामांकन को अमान्य घोषित कर दिया गया। आज मीनाक्षी नटराजन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है इस नामांकन खारिज के खिलाफ। लेकिन विडंबना ये देखिए कि जिस कानून सिद्धांत के आधार पर नामांकन खारिज हुआ, उसकी जड़ें स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के 2014 के ऐतिहासिक फैसले रिसर्जेंस इंडिया वर्सेस इलेक्शन कमीशन में थी। उस निर्णय में न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि उम्मीदवारों को अपने नामांकन हलफनामा में सभी आवश्यक सूचनाएं पूर्ण रूप से देने होंगे और कोई भी कलम रिक्त नहीं छोड़ा जा सकता। न्यायालय ने मतदाताओं के सूचना के अधिकार को लोकतंत्र का मूल तत्व मानते हुए पारदर्शिता को अनिवार्य बताया। यही सिद्धांत इस मामले में निर्णायक साबित हुआ। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के खारिज होने की राजनीतिक गणित पूरी तरह बदल गया। चुनाव मैदान में केवल 3 वैध उम्मीदवार बचे और राज्यसभा की 3 सीट थी। अब तो ऐसा लगता है कि मतदान की आवश्यकता ही समाप्त हो गई।
और भाजपा के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। जिस तीसरा सीट को राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस की संभावित जीत मान रहे थे, वो भी भाजपा के खाता में चली गई। इस घटनाक्रम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भाजपा ने विरोधी दल की राजनीतिक तैयारियों को अप्रासंगिक बना दिया। कांग्रेस ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए समय, संसाधन और राजनीतिक ऊर्जा खर्च की, लेकिन अंतिम परिणाम मतदान से पहले तय हुआ। दूसरी ओर भाजपा ने चुनावी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर ध्यान केंद्रित किया और नियमों तथा प्रक्रियाओं की बारीकियों को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि चुनाव केवल मैदान में नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक रूम्स में भी जीते जाते हैं। मध्य प्रदेश का ये राज्यसभा चुनाव उसी कहावत का एक ताजा उदाहरण बनकर सामने आया। ये केवल 3 सीटों की कहानी नहीं है, बल्कि राजनीतिक मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट, कानूनी तैयारी और संगठनात्मक सतर्कता की कहानी। डॉक्टर मोहन यादव का ये दांव आने वाला समय में भारतीय राजनीति के उन उदाहरणों में गिना जा सकता है जहां संख्या से अधिक रणनीति ने परिणाम तय किए। इस पूरी प्रकरण ने यह संदेश भी दिया कि लोकतांत्रिक राजनीति में नियमों की अनदेखी कभी कभी विपक्ष के लिए उतने ही महंगी साबित हो सकते हैं जितने संख्या बल की कमी। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।